हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का क्लास में। एक बार आवाज़ चेक करके बताइएगा। आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार आवाज़ चेक करके बताइए, आवाज़ क्लियर है सबको? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, टॉपिक पहले आपको बता दें। रिवीजन, रीकैप। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था बस एक टॉपिक जो सबसे महत्वपूर्ण है थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, प्योर मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, प्रोपोजिशनल कैलकुलस। ये हमने इस बार नया एड ऑन किया है ना। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोपोजिशंस का मतलब क्या है, प्रोपोजिशनल वेरिएबल का मतलब क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, है ना। और डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लाइज, ये सब हमने आपको बता दिया था। ठीक है। हमने आपको बताया था कि भाई कंडीशनल स्टेटमेंट अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो उसका जो है कंजंक्शन क्या होगा, डिसजंक्शन क्या होगा, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। नहीं नहीं, हमने बताया था कि अगर प्रोपोजिशंस आपके पी और क्यू हैं तो उनका कंजंक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है ना, एंड और वाले। ठीक है। उसके बाद हमने कंडीशनल में बताया था कि भाई इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है। अच्छा, पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं आपके, फिर आगे चलते हैं। केशव सर की क्लास एक दो दिन नहीं होगी बेटा, किसी कार्यवश सर छुट्टी पे हैं। अभिषेक कह रहे हैं जो आपने किताब बताई थी उसकी किताब प्राइस 4K है। नहीं बेटा, 4K नहीं है। वो आप ऑनलाइन खरीदोगे तो मिलेगी 4,000 5,000 की। लेकिन वैसे आपको एक तो पीडीएफ्स मिल जाएंगी, मैंने बताया था, और दूसरा आप जो है जो अपने लोकल मार्केट में पूछोगे तो उनके जो इंडिया रिप्रिंट आते हैं वो अलग प्राइस में आते हैं। नरोसा पब्लिकेशन आई थिंक इंडिया रिप्रिंट करता है उनका, उसके अलग प्राइस में आते हैं। ठीक है। 4,000 की किताब नहीं आती। ऐसे किसी ने मेरे एक वीडियो पे लिखा हुआ है कि आपने एमजे स्ट्रॉस रेफर तो कर दी है, वो 45,000 की किताब आती है। ऐसा जरूरी नहीं है वो 45,000 की आए। वो किताब जो है वो सस्ती प्राइस में भी मिल जाएगी। इंडिया रिप्रिंट देखो उसका। जो फॉरेन रिप्रिंट्स हैं उसमें कलर में होता है सब, मतलब कलर्ड होती हैं चीज़ें, हेडिंग वगैरह थोड़ा कलरफुल होता है। इंडिया रिप्रिंट जो होता है किताबों का, वो ब्लैक एंड वाइट में होता है। तो आप ब्लैक एंड वाइट में खरीद लो, मिल जाएगा। ठीक है ना। आई बात समझ में? कोई किताब महंगी नहीं है, सब किताब सस्ती हैं। मैंने बताया ना, 500 600। और जो आपकी वो वाली किताब मैंने बताई है कैलकुलस की एमजे स्ट्रॉस वाली, वो भी 500 600 के अंदर ही आ जाएगी, बहुत महंगी नहीं होगी वो भी। ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 1,000 हो सकता है हो जाए, लेकिन 50,000 45,000 की नहीं है वो किताब। ठीक है। ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी 50,000 45,000 की। वो हार्ड कवर, सॉफ्ट कवर, है ना, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं उसमें। हाँ, 600 रुपये में आती होगी। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ ना, 1,000 के अंदर आती है, 600 700 500। ठीक है। चलिए। तो मैं जो है स्टार्ट करता हूँ। हम कल आपको ये बता रहे थे कि अगर आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है ना, इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं कि इफ पी देन क्यू। इफ पी देन क्यू, है ना। और इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, मतलब ये सत्य कब कब होती है और असत्य कब कब होती है। तो ये असत्य एक ही शर्त पे होती है, जब ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, केवल उसी केस में ये असत्य होगी। अदरवाइज दोनों ट्रू है तब भी ये ट्रू होगी। एक इधर वाला फॉल्स है, इधर वाला ट्रू है तब भी ये ट्रू होगी, और दोनों फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू होगी। ये असत्य कौन से केस में होती है? जब पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो तब ये असत्य हो जाती है ना। इसको हमने बोला था कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर मैंने आपको बताया था इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भाई अगर P इंप्लाइज Q है तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, है ना। नॉट Q इंप्लाइज नॉट P इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव।
ऑफ P इम्प्लाइज Q। अब इसका अगर आपको टेबल बनाना है तो यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ पे नॉट P बना लो, यहाँ पे नॉट Q बना लो, और यहाँ पे नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P बना लो। मतलब आपको देखना है कि भाई ये स्टेटमेंट कब सही कब गलत है। तो यहाँ आपका ट्रू फॉल्स हो गया, यहाँ पे मान लो ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू, है ना। तो अगर ये ट्रू है तो नॉट P जो है वो फॉल्स होगा, और ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू ट्रू है तो यहाँ फॉल्स फॉल्स होगा। अब इम्प्लाइज वाली का आपको पता होना चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो केवल एक ही परिस्थिति में फॉल्स होती है, जब पहली वाली एरो के पहले वाली लेफ्ट साइड वाली ट्रू हो और राइट साइड वाली फॉल्स हो, है ना। तो कौन से वाले में यहाँ इधर वाला ट्रू है इधर वाला फॉल्स है, केवल ये वाला केस, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स। अच्छा नहीं, ये देखना है Q और P, तो यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स केवल ये वाला है, इसमें केवल ये फॉल्स होगी, ये ट्रू ये फॉल्स जब है तो ये फॉल्स होगी, बाकी इसमें भी ट्रू होगी, इसमें भी ट्रू होगी, और इसमें भी ट्रू होगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक चीज तुमको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही होगी, वो चीज ये है कि नॉट Q इंप्लाइज नॉट P का जो लास्ट वाला टेबल है, और P इंप्लाइज Q का जो लास्ट वाला आपका कॉलम है वो सेम है, ये कॉलम और ये कॉलम सेम है। ऐसे स्टेटमेंट्स को मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। आई बात समझ में। ऊपर की कंडीशन चेंज है मतलब, आई बात समझ में। जिन प्रोपोजिशंस के ऐसे लास्ट कॉलम सेम आ जाएं ऐसे, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस। लेकिन उसी ऑर्डर में लिखे होने चाहिए जिस ऑर्डर में वहां लिखे हैं। मतलब TTFT है तो वहां पे भी TTFT है। नहीं, अच्छा वहां पे नहीं है क्या TTFF? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर कर भी देते तो, कर भी देते तो TTFT है। TTFT कैसे हो सकता है? TTFF ही होगा ना ये। दोनों ट्रू तो लिख चुके हैं हम, दोनों फॉल्स लिखने हैं अब। ये कैसे गड़बड़ हो रहा है? फिर से चेक करते हैं, यहाँ गड़बड़ लिख दिया है ना। दोनों ट्रू एक फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों फॉल्स। तो यहाँ पे ये फॉल्स ये फॉल्स ये फॉल्स ये ट्रू हो जाएगा ना। एक बार मुझे फिर से बनाने दो, ये वाला गड़बड़ हो गया। जस्ट अ मिनट, ये वाला गड़बड़ हो गया, फिर से बना देते हैं इसको। ठीक है, वो गड़बड़ी से एक चीज़ गड़बड़ हुआ, सब गड़बड़। देखो, दोनों ट्रू एक फॉल्स, या एक फॉल्स एक ट्रू, या दोनों फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो नॉट P फॉल्स होगा, अगर ये ट्रू है तो नॉट Q फॉल्स होगा, ये ट्रू है तो नॉट P फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो नॉट Q ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। एक बार देख लेना, दोनों ट्रू एक फॉल्स एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों फॉल्स। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ठीक है, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P में ये गलत तभी होगा जब ये वाला सही हो और ये वाला गलत हो, है ना। मतलब ये अगर ट्रू है और ये फॉल्स है, बस उसी परिस्थिति में ये फॉल्स होगी, अदरवाइज हमेशा ट्रू है। तो ये ट्रू ये फॉल्स, यहां पे बस ये फॉल्स आएगा। बाकी आपका इस वाले केस में भी ये ट्रू होगा, इस वाले केस में भी ये ट्रू होगा, और इस वाले केस में भी ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे वही आ रहा है TFTT, जो यहाँ पे आ रहा था TFTT। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को मैथमेटिक्स में बोला जाता है कि वो इक्विवेलेंट हैं। तो P इंप्लाइज Q और नॉट Q इंप्लाइज नॉट P क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं अगर स्टेटमेंट लिखूं कि इफ G इज साइक्लिक देन G इज अ बिलियन। मान लो मैं ये लिखता हूं कि इफ G इज साइक्लिक देन G इज अ बिलियन। अभी तुम कुछ नहीं जानते ना साइक्लिक ना बिलियन, जस्ट ऐसे ही इफ G इज साइक्लिक देन G इज अ बिलियन। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? ये आपका P इंप्लाइज Q स्टेटमेंट हो गया। तो जो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव है
वो क्या होगा कि इफ जी इज नॉट अबिलियन देन जी इज नॉट साइक्लिक। तो ये कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं, मतलब चाहे ये कहो कि अगर जी साइक्लिक है तो जी को अबिलियन होना पड़ेगा, और चाहे ये कहो कि अगर जी अबिलियन नहीं है तो वो साइक्लिक नहीं होगा, है ना। ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इसी को लिखने का ये दूसरा तरीका हो गया। तो कॉन्ट्रापोजिटिव का यूज क्या है, कभी कभी हमको कुछ प्रूव करना होता है तो हम कॉन्ट्रापोजिटिव वाली स्टेटमेंट प्रूव कर देते हैं, तो वो स्टेटमेंट भी ट्रू मानी जाती है क्योंकि कॉन्ट्रापोजिटिव वाली अपनी मेन स्टेटमेंट के ही इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, हाँ, आई बात समझ में। तो कॉन्ट्रापोजिटिव आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना इसमें इसी क्रम में इनवर्स। हालांकि इनवर्स वाले का हम ज्यादा यूज नहीं करते, हमारे काम का कॉन्ट्रापोजिटिव है, कंडीशनल है। और एक और जबरदस्त चीज है, पहले वो बता देते नहीं, पहले ये खत्म ही कर देते हैं, क्या नाम है इसका। अच्छा, ये टॉपिक भी तो बताना था, आज के टॉपिक हम क्या करने वाले हैं। तो आज प्रोपोजिशनल कैलकुलस थोड़ा बहुत करेंगे, और डेफिनेशन ऑफ सेट और ऑपरेशन ऑन सेट, ये टॉपिक हम करने वाले हैं। थोड़ा सा इस पे और बता देते हैं आपको, व्हाट इज इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ प्रोपोजिशन। हालांकि ये बहुत कम यूज करेंगे हम, इनवर्स ऑफ अ प्रोपोजिशन। इनवर्स प्रोपोजिशन का नहीं हमारे इतने काम का है जितना कि कॉन्ट्रापोजिटिव है, और आपका जो है कंडीशनल वाला है। ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू इज द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं बोलूँ कि इफ इट रेन्स देन आई विल गेट वेट, तो इसका जो है, अगर ये आपका ये स्टेटमेंट है, इसका जो इनवर्स होगा नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, वो क्या होगा कि इफ इट डज नॉट रेन, ठीक है, देन आई विल नॉट गेट वेट, है ना। अगर बरसात नहीं हुई तो मैं नहीं भीगूंगा, ये इसकी इनवर्स स्टेटमेंट है, किसकी, कि अगर बरसात हुई तो मैं भीग जाऊंगा। और इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता है, क्यू इम्प्लाइज पी, ये इनवर्स है। और कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब इफ आई विल गेट वेट देन इट रेन्स। ठीक है, अगर मैं भीग जाऊंगा तो बरसात हो रही है ना। आई गेट वेट देन इट रेन्स। ठीक है, मतलब क्यू इधर कर दिया, पी उधर कर दिया। तो ये कन्वर्स है, ये इनवर्स है। फर्क क्लियर है दोनों में। इफ ग्रुप इज अबिलियन डज नॉट इम्प्लाई ग्रुप इज साइक्लिक। हाँ, ये सब बाद में करेंगे बेटा बातें, अभी इस पे मत जाओ। अभी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी नहीं, उस पर अभी बात नहीं कर रहे, अभी बस आपको ये समझाना मेन मकसद है, किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन सॉरी कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये बस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर जब ये चीज़ें मैं यूज़ करूंगा तो बार बार मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा आपको। ठीक है, अभी इन इन तथ्यों की जांच पे मत जाओ कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो जब हम पढ़ लेंगे फिर करेंगे। ठीक है, एक इसमें और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, बाई कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ जिसे आप कहते हैं बाई कंडीशनल, या इसको बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ। तो ये क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं पी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू।
इफ एंड ओनली इफ क्यू। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका ट्रुथ टेबल से बता देता हूं मैं। यहाँ पी लिख लो, यहाँ क्यू लिख लो, यहाँ पी इफ एंड ओनली इफ क्यू लिख लो। ठीक है, तो ये ट्रू या ये हो गया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स तब होती है जब एक ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो। मतलब अगर पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो तो भी ये फॉल्स होगी। अगर पी जो है फॉल्स है क्यू ट्रू है तब भी ये फॉल्स होगी। ये बाकी केसेस में ट्रू होगी। मतलब इसको फॉल्स करना है तो एक ट्रू एक फॉल्स हो जाए। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू स्टेटमेंट में अगर एक ट्रू हो जाए और एक फॉल्स हो जाए तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूं, मान लो मैं पी स्टेटमेंट लिखता हूँ जी इज साइक्लिक, और मैं क्यू स्टेटमेंट लिखता हूँ जी इज अ बिलियन, है ना? ऐसे ही। तो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू क्या स्टेटमेंट होगी कि जी इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ जी इज अ बिलियन। ठीक है ना? अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब पी ट्रू हो तो क्यू भी ट्रू हो, और अगर पी फॉल्स हो तो क्यू भी फॉल्स हो, तभी ये ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं। देखो ना, ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब पी ट्रू हो तो क्यू भी ट्रू हो, जब पी फॉल्स हो तो क्यू भी फॉल्स हो। ठीक है? तो क्या ये ऐसा सही है कि अगर जी साइक्लिक है तो जी एबिलियन होगा? हाँ, ये तो सही है। लेकिन अगर जी एबिलियन है तो जी साइक्लिक भी होगा, क्या ये जरूरी है? नहीं है, ये हम देखेंगे आगे। अबिलियन वाले साइक्लिक होने जरूरी नहीं है, तो हम लेटर ऑन देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है, ये इनफैक्ट ये जो कंडीशन बनेगी, जो स्टेटमेंट बनेगी, ये ट्रू नहीं है। अभी बस आप ये जानो कि ऐसी स्टेटमेंट्स ट्रू कब कही जाएंगी। जी साइक्लिक इफ एंड ओनली जी इज अबिलियन ट्रू तभी कही जाएगी जब जब भी पी सही हो तो क्यू भी सही हो, जब भी पी फॉल्स हो तो क्यू भी फॉल्स हो। ठीक है? पी सही तो क्यू सही, पी फॉल्स तो क्यू फॉल्स। ठीक है? एक सही दूसरी फॉल्स तो ये फॉल्स हो जाएगी। ये बस ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। ठीक है? इससे अधिक जो है आपको क्या नाम है, प्रोपोजिशनल कैलकुलस जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? और वाली स्टेटमेंट कब सही होती है, एंड वाली स्टेटमेंट कब सही होती है, इम्प्लाइज वाली स्टेटमेंट कब सही होती है, इफ एंड ओनली वाली कब सही होती है ना? कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, और क्या नाम है, कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है। इनवर्स तो कभी यूज नहीं करेंगे, कन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, बाई कंडीशनल, कंडीशनल, ये हम यूज करते रहेंगे। और जब हम यूज करेंगे, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको ये पता भी होगा कि ऐसा नहीं कि तुमको बार बार आभास होगा कि हाँ ऐसा कुछ यूज हो रहा है। लेकिन अगर तुमको ये चीज पीछे की कहानी पता है तो जब तुमको ऐसी कोई चीज क्या नाम है पढ़नी पड़ेगी तो समझ में कनेक्ट कर पाओगे कि भाई इसमें क्या इम्प्लाई कर रहा है, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। वो वहां से सारी चीजें आप देख पाओगे। इसलिए केवल जो है ये टॉपिक आपको एक क्लास में मैंने करा दिया। ठीक है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशनल और बाई कंडीशनल वाला है, उनके लॉजिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है? तो वो हम कह रहे हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब यही होता है इफ एंड ओनली इफ। मतलब मैं जैसे बोलूं कि क्या नाम है, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई। किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने की नेसेसरी कंडीशन हो गई कि वो कंटिन्यूअस होता है। पर कंटिन्यूअस होना उसके डिफरेंशिएबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है कि अगर वो, अगर जैसे डिफरेंशियबिलिटी की बात करो, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन मतलब यही हो गया, पी इफ एंड ओनली क्यू ही हो गया कि अगर पी है तो क्यू होगा, अगर क्यू है तो पी होगा। ऐसी स्टेटमेंट्स को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं कि पी के लिए क्यू नेसेसरी है और क्यू के लिए एक तरीके से पी के लिए क्यू सफिशिएंट भी है। जैसे अगर मैं बोलूं कि पी स्टेटमेंट है आपकी, मान लो पी स्टेटमेंट है कि एफ इज डिफरेंशिएबल, और क्यू स्टेटमेंट है कि एफ इज कंटिन्यूअस।
तो ये स्टेटमेंट में आपको पता है कि P इंप्लाइज Q तो है, परंतु Q इंप्लाइज P नहीं है। ठीक है ना? अगर ये कंटिन्यूअस हो तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी हो। तो ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है, मतलब ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। कौन? कंटिन्यूअस होना डिफरेंशियबिलिटी के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, बट कंटिन्यूअस होना डिफरेंशियबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? तो किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है, बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है? आई बात समझ में? बोलो, इसमें कोई संशय हो तो बताओ। ठीक है भाई? विकास कह रहे हैं कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में लिखिए। बेटा इतना मैं सजा के नहीं लिख पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है ना? ये ऐसे ही लिखा जाएगा, और प्रिंट ये वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है पीछे ग्रीन स्क्रीन, मतलब ग्रीन वो लगा हुआ है स्लाइड, तो आप प्रिंट नहीं कर पाओगे इसका, वो काला सा आ जाएगा, अजीब सा, वो दिखेगा नहीं। ठीक है? और डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ होंगे तो वो और भी नहीं दिखेंगे, तो आप इसको प्रिंट नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही बोला था थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो अपने नोट्स बनाए अलग होते हैं, प्रिंट लेके पढ़ने अलग होते हैं। जब अपने नोट्स लिखते हो ना तो यहाँ पे भी दिमाग में घुसता जाता है वो, थोड़ा 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 करके। हाँ, CMI IIT जैम जितने भी आपके क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें प्योर और अप्लाइड मैथमेटिक्स की कहानी होती है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? चलो अब दूंगा टाइम। ठीक है ना? अभी तो बस समझाने वाली चीज़ थी, अभी दूंगा टाइम। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ सेट। ये प्राइमरी से आप लोगों को डेफिनेशन बताई गई है। व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? यहाँ पे वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे जोर लगाने की आवश्यकता है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक चीज यहाँ पे और है, उस पर भी ध्यान लगाने की आवश्यकता है ना? ऑब्जेक्ट्स पे। अब मेरा आपसे प्रश्न है, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके अनुसार? व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। नोट करने का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? बताओ, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स। हट गया मैं, नोट करो। दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। साक्षी कह रही है व्हाट इज CMI? CMI है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ से अच्छे कोर्सेज होते हैं, मतलब बढ़िया एक यूनिवर्सिटी है वो भी, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज भी है जो पहले IIMSC था, उसका नाम IMSC हो गया है, वो भी आई थिंक चेन्नई में ही है, एक बार चेक कर लेना। तो दो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ मैथमेटिक्स के लिए। एनीथिंग एनीबडी, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, हाँ? कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एलिमेंट कंटेन करे, ये डेफिनेशन आ रही है। वस्तु या एलिमेंट, ठीक है। कन्वर्स का ट्रूथ टेबल बता दीजिए, किसके कन्वर्स का? कन्वर्स का ट्रूथ टेबल वो तो बना लोगे यार, ऐसे मत करो। P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P में कन्वर्स का ट्रूथ टेबल बनाने में क्या दिक्कत है? पहले ट्राई तो करो। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, आपको बहुत मतलब अगर आप कह रहे हो कि सब कुछ ही ऑब्जेक्ट है, तो तुम एक सेट बनाओगे तो वो भी तो ऑब्जेक्ट होगा। याद रखना है ये। अगर तुम कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट सब कुछ ऑब्जेक्ट है, जो भी तुमको दिखे सब ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग, है ना? सब कुछ। चलो ये डेफिनेशन ले लेते हैं कुछ देर के लिए।
तो याद रखना, फिर जो सेट है वो भी कुछ भी है, वो भी तो एक ऑब्जेक्ट हुआ, एवरी सेट इज एन ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है कि कुछ भी हो वो ऑब्जेक्ट है, तो हर सेट भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एलिमेंट तो उसके होंगे ही, सेट भी एक ऑब्जेक्ट है। चलो अभी इसी बात पे कंसंट्रेट करते हैं। हमारे लिए सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे वर्ड ये आ गया, व्हाट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या तात्पर्य है? वेल डिफाइंड से तात्पर्य क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है, वेल डिफाइंड मीन्स देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी। थोड़ा कठोर वर्ड है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, नो कंफ्यूजन, आसान वर्ड है, रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेट। अब इसको समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको भी हम सेट कह रहे हैं उसमें इंक्लूड किया जाएगा कि एक्सक्लूड किया जाएगा, ये डिसाइड करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैं कहूँ कि भाई अपना एक सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं, मान लो n है वो सेट, और मैं बोलूँ n इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि -2 इसका एलिमेंट है क्या, तो आप तुरंत कहोगे नहीं सर, मतलब आप तुरंत उसको एक्सक्लूड कर दोगे, है ना, आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। मैं आपसे पूछूं कि ये क्या 3 उसका एलिमेंट है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, नेचुरल नंबर में 3 आता है, मतलब आपने उसको इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे -2 को एक्सक्लूड करने में और 3 को इंक्लूड करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, आपने तुरंत ऑन स्पॉट बोला हाँ सर ये आएगा ये नहीं आएगा। लेकिन कल्पना करो कि एक सेट बनाया जाए, सपोज करो एक कलेक्शन बनाया जाए, सेट तो होगा कि नहीं होगा, वो तो तब होगा जब वेल डिफाइंड हो। कल्पना करो एक कलेक्शन की जिसमें बोलता हूँ कि क्लास के सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन द बैच साकार 2025। तो अब इस कलेक्शन में किसका किसका नाम आएगा? इस कलेक्शन में किसका किसका नाम आएगा? क्या ये कोई बता सकता है? क्या कोई कह सकता है कि प्रतीक उसमें है और क्या नाम है, प्रथमेश उसमें नहीं है, या अमन उसमें है, शिवानी उसमें नहीं है, या शिवानी है अमन नहीं है, या पृथ्वी कहने का मतलब समझ रहे हो? कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप कैसे डिसाइड करोगे? वो आपके पास कह दो कि तौलने के लिए तराजू कौन सा है जिस तराजू पे आप तौल के बता सको कि ये एलिमेंट है ये एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है ना? आई बात समझ में? क्योंकि ब्रिलियंट होने की कोई डेफिनेशन नहीं है। ब्रिलियंट जो है वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ वही कह रहा हूं कि अगर आपको कलेक्शन बनाने के लिए बोला जाए तो शायद सब अपने आप को उस कलेक्शन में रख दें, लेकिन आप अगर अपने आप को ब्रिलियंट मानते हो सकता है सामने वाला आपको ना मानता हो। तो कहने का मतलब ये चीज वेल डिफाइंड ही नहीं है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है ही नहीं। तो ऐसा कलेक्शन जो है वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है ना? समझ रहे हो? वही कलेक्शन सेट कहलाएंगे जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब ये डिसाइड करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस सेट का एलिमेंट, उस सेट का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना? आज बात समझ में? अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज, एक एक बच्चा था एक बैच में लिखता है कि सर इतनी टर्मिनोलॉजीज मत लिखाया करो। तो टर्मिनोलॉजी क्यों लिखाई जाती है, पहले ये बताओ, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? जैसे तुम जब तुम अंग्रेजी पढ़ते हो सबसे पहले तुमको सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। क्यों सिखाया जाता है ABCD? तुम वहीं पे बोल दो इतने अल्फ़ाबेट क्यों सिखा रहे हो? 26 अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वाले क्यों सिखा रहे हो? मत सिखाओ, ऐसे अंग्रेजी सिखा दो हमको। तो वैसे ही टर्मिनोलॉजीज इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि जब आप आगे थ्योरी पढ़ोगे, आगे चीज़ें पढ़ोगे, तो वहाँ पे वो टर्मिनोलॉजीज आपकी मदद करेंगी। वो एक तरीके से अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, एक तरीके से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको चीज़ों को समझने में आसानी करेंगी, इसलिए टर्मिनोलॉजीज बताई जाती हैं। ठीक है ना? हर चीज़ की एक टर्मिनोलॉजी होती है, यूनिवर्स की भी एक टर्मिनोलॉजी है ना, हर चीज़ की टर्मिनोलॉजी है। तो टर्मिनोलॉजीज जाननी जरूरी है।
आई बात समझ में? हाँ, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि भाई कोई भी एलिमेंट सेट में दो बार नहीं लिखा जाएगा, ऐसे समझो। कोई भी एलिमेंट सेट में दो बार नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना? ये है बस, डिस्टिंक्ट से ये तात्पर्य है। ओके, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सेट नोटेशन, सबसे पहला नोटेशन है कि कोई भी सेट, पहला इसमें पॉइंट है कि जो सेट्स होते हैं आर यूजुअली डिनोटेड बाई, कोई कहेगा सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। ठीक है? सेट्स को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ऐसा कंपल्सन नहीं है बट ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स। है ना? यूजुअली का मतलब आमतौर पे ऐसा करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा करें। ठीक है? तीसरा, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेट में, उसको उस सेट का मेंबर या एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर ऑल्सो कॉल्ड members of the set और elements of the set। ठीक है? तो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तीसरा, ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर ऑल्सो कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द सेट और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और ये हो गया आपका नोटेशन। अब आएगा फोर्थ पॉइंट, यहाँ लिख देता हूं मैं। यहाँ तक क्लियर है भाई? ये लिख लो जिसको लिखना है। टर्मोलॉजी मतलब किसी चीज को समझाने के लिए, है ना, कुछ चीजें आपको जो जाननी चाहिए वो, ठीक है ना, उनको टर्मोलॉजीज कहते हैं। ठीक है ना? किसी चीज को समझने के लिए, जैसे अगर आपको लड़ाई समझनी है ना, युद्ध, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से वेपन्स यूज होते हैं। तो एक कह दो कि लड़ाई के लिए वेपन्स जो हैं वो एक प्रकार की टर्मोलॉजीज हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। और उसमें और भी बहुत सारी टर्मोलॉजीज हैं, उससे क्या नाम है, वॉर को समझने के लिए वेपन्स क्या होते हैं, उसके बाद रणनीति कैसे बनाई जाती है ना, सब कुछ इसी का हिस्सा है। ठीक है? क्लास के पहले डीपीपी आ जाती है क्या? ऐसा ज्ञान मुझे नहीं है बेटा, हो सकता है आ जाती हो। ठीक है ना? तो यूजली सेट्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो सेट में होते हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं या फिर उनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब आते हैं एक नई नोटेशन की ओर। तो जैसा कि हम ये राजी हो चुके हैं कि सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, तो अगर एक्स कोई सेट है, इफ एक्स इज अ सेट एंड ए इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स, एलिमेंट ऑफ एक्स, देन वी राइट ए, उसके बाद ये सिंबल और एक्स। और इसको पढ़ते क्या है? इसको कैसे पढ़ते हैं? रेड एस ए बिलोंग्स टू एक्स, ए बिलोंग्स टू, ठीक है ना?
इसको क्या पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू एक्स। आई बात समझ में? तो अगर एक्स कोई सेट है और ए कोई एलिमेंट है एक्स का, तो हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स, और इसको यही पढ़ते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, इफ एक्स इज अ सेट एंड ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है ना, देन वी राइट ए उसके बाद के, है ना, और इसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग टू एक्स। ये बात क्लियर है कि नहीं? एक बार लिख लो इसको, मुझे बताओ इसमें कोई संदेह है? प्रतीक का कहना है सर इन ग्रेजुएशन गॉट 55%, इज इट सफिशिएंट फॉर एडमिशन इन आईआईटीज एस। ओके, तो बेटा देखो, इसके लिए आपको एक बार उनका नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। आई थिंक ये सफिशिएंट होना चाहिए, बट स्टिल आपको एक बार नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग क्राइटेरिया हैं, मे भी हो सकता है आप किसी में मतलब एग्जाम्प्ट होते हो, बट ज़्यादातर आईआईटीज में 60% है। ठीक है। विश्वजीत पॉल कह रहे हैं कि ये सब पता है। हाँ तो पता है, बहुतों को नहीं भी पता होगा। थोड़ा धैर्य रखो बेटा, जिसको पता है वो थोड़ा धैर्य से बैठो। अब एग्जैक्टली वहीं नहीं पहुंच जाएंगे ना, जो जहाँ से जो जो आपको नहीं पता है वही वही एग्जैक्टली नहीं करा पाएंगे। हमको तो एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है मजबूरी में। हम पहले सेट बताएंगे, सबसेट बताएंगे, टर्मोलॉजी समझाएंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे ना। आयुषी कह रही हैं कि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। यही तो पूरा मामला है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जो तुम देखो सब ऑब्जेक्ट, यही मान के चलते हैं, है ना। जो हमारी जो हमारी डेफिनेशन है उसी को मान के चलते हैं। ठीक है। जो हमारे मन में आती है, क्या आती है कि भैया जो कुछ भी है सब ऑब्जेक्ट, ये चेयर ऑब्जेक्ट है, ये कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, घड़ी ऑब्जेक्ट है, कैमरा ऑब्जेक्ट है ना, सब ऑब्जेक्ट है, यही मान के चलते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं है ऐसा। कैलकुलस के लिए बुक मैंने बेटा एक वीडियो बनाया, मैंने कहा उसको यूट्यूब पे देखिएगा। प्रतीक मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया शायद। हाँ, 55 नंबर वो भी ऑब्जेक्ट है ना, सब ऑब्जेक्ट है। नंबर भी तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। आई बात समझ में? ओके। अब उसके बाद बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कौन कौन सा वाला मेथड होता है? एक होता है लिस्टिंग वाला मेथड, है ना। एक तरीका होता है, बेसिकली देर आर टू वेज, देर आर मेनली टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है ना। पहला लिस्टिंग मेथड, और इसको आप टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, और इसको आप रोस्टर मेथड भी बोलते हैं, है ना। और दूसरा होता है सेट बिल्डर। ठीक है ना। ठीक है, यही दो मेथड होते हैं। बोलो।
बेटा ये बहुत धीरे धीरे मैं करा रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपके समझ में चीज़ें रहें, कुछ अगर भूले बिसरे हो तो याद आ जाए। जो पढ़ के बैठे हैं, जो थोड़े से जानकार हैं, उनका रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, बताओ इसके अलावा कोई है क्या। और आप लोग कमेंट में बताओ कि भाई सेट बिल्डर मेथड का क्या मतलब है। जब मैं कहता हूं सेट बिल्डर मेथड, इससे क्या तात्पर्य है, कमेंट्स में बताइए आप लोग। और मैं एक अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि कृपया क्लास पे कंसंट्रेट कीजिए। आप लोग ये अनावश्यक बातें मत कीजिए, समझ रहे हो। केवल क्लास से रिलेटेड चीज़ें पूछिए, जो आपको डाउट्स हो वो पूछिए, ठीक है ना। चलिए, आपने अपना ज्ञान बता दिया। अब मैं एक बार इसको बताता हूँ। लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड, या जिसको तुम रोस्टर मेथड कहते हो, है ना, उसमें क्या करते हैं। इन द फर्स्ट मेथड, इन लिस्टिंग मेथड, हम क्या करते हैं, वी लिस्ट all the elements in inside these brackets, ठीक है ना, separated by commas। जितने भी एलिमेंट हैं सबको इस ब्रैकेट, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट कर देते हैं। कैसे लिस्ट करते हैं, उनको दूसरे एलिमेंट को भिन्न करने के लिए कॉमा से सेपरेट करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, मान लो, तो ये क्या करेगा लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में, ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख देगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या किया, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं उनको आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर रख दिया, उनको कॉमा कॉमा से सेपरेट कर दिया। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता है। और लिस्टिंग मेथड में तो ये करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये तो हो गया आपका पहला लिस्टिंग मेथड। दूसरा मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का, जिसको आप सेट बिल्डर मेथड कहते हैं, और हम अपने मैथमेटिक्स में ज़्यादातर यही यूज़ करेंगे। इन सेट बिल्डर मेथड, we represent a given set in the form x such that, इस सिंबल को लिखते हैं such that, है ना, x has property p। मतलब p कोई प्रॉपर्टी होगा, जैसे प्रॉपर्टी हो सकता है कि x नेचुरल नंबर हो सकता है कि x इंटीजर हो, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि x नेचुरल नंबर ग्रेटर देन फी प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी हो। कहने का मतलब यहाँ कोई प्रॉपर्टी मेंशन होगी, x का कोई गुण मेंशन होगा। x का क्या गुण है, जैसे मैं कहूं कि x जो है, x इज नेम ऑफ कह दो मंथ्स, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, नेम ऑफ मंथ्स, कि वो किसी महीने का नाम है। मैं बोलूं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये एक नेचुरल नंबर है। मैं लिखूं x सच दैट x इज नेम ऑफ माई पेरेंट्स, तो मेरे माता पिता का नाम आ गया उसमें, ठीक है ना। इस प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी, तो हम इस फॉर्म में भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
एक्स सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टी पी, जहां पी कोई प्रॉपर्टी होगी जो कि मेंशन होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये सेट कंसिडर करूं, यही वाला 1 2 3 4 5 6 तक, तो इसी को इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेम सेट को, अगर मैं इस सेट को मान लो ए बोलता हूं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट को ऐसे भी लिखते हैं बेटा, कभी कभी, कभी दो बिंदी भी लगाते हैं, दोनों सिंबल याद रखना, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आई बात समझ में? इवन भी बोला है क्या? इवन, अच्छा इवन भी बोला है, ओ सॉरी, इसको हटा दो ना, मैंने देखा नहीं, पहले मैं कुछ और बना रहा था। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है ना, इवन भी बोल दिया मैंने, देखा नहीं इवन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ठीक है। पृथा जी समझ में आ गया, ठीक है, वो गलती से 135 लिखा गया होगा, लिखा गया था इनफैक्ट, क्योंकि मैंने इवन वाला देखा नहीं था, ठीक है। अब मुझे पता चल गया है कि बार बार कमेंट्स में यही आएगा, क्योंकि मेरी जो बात है ना वो आप तक लेट पहुंचेगी, क्योंकि थोड़ा सा लैग है। कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। वहां पे इवन वाला चीज मिस कर दिया मैंने, इवन नहीं देखा इसलिए लिख दिए, ठीक है। आई बात समझ में? अरे मेरा ही एग्जाम्पल है यार, मैं अपने एग्जाम्पल में बना दूंगा, उसमें क्या रखा है, सेट ऑफ पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव के बजाय जो है मैं केवल पॉजिटिव लिख दूंगा, है कि नहीं। तो अगर ऐसा किया गया है तो आपको यही समझना है, अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं यहाँ इवन लिख के सारे लिख रहा हूँ, मतलब मिस्टेक से लिखा गया, सीधी बात है। इसमें कोई लॉजिक, इसमें वो थोड़ी है कि कोई रहस्य है, सर को ही पता है बस वो रहस्य, कि इवन लिख करके भी सारे लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी बात है, वो गलत लिखा हुआ है। अगर यहाँ इवन लिख करके मैं 1 2 3 4 5 6 लिख रहा हूँ, मतलब गलत लिखा है, खत्म कहानी, है ना, उसको बना लो, ठीक है। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ज़्यादातर हम जो भी ग्रुप थ्योरी या फिर क्या नाम है कहीं पे सेट और भी पढ़ेंगे, मॉडर्न अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, और क्या नाम है लीनियर अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस में भी भांति भांति के सेट डिफाइन किए जाते हैं, है ना। तो जहाँ पे भी हम सेट लिखेंगे ज़्यादातर इसी फॉर्म का उपयोग करेंगे, एक्स सच दैट एक्स हैज सम प्रॉपर्टी पी। अब वो प्रॉपर्टी पी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आई बात समझ में? एक्स हैज सम प्रॉपर्टी पी। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, करें बात। अविनाश कह रहे हैं एग्जाम्पल टू रिपीट कर दीजिए, एग्जाम्पल टू क्या है? एग्जाम्पल टू ये था, मैंने कहा कि ए अगर ये सेट है 1 2 3 4 5 6, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। एक्स क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर 7 से छोटा। तो 7 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ये बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। हालांकि इसके अलावा होशियारी दिखाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें और बताई जा सकती हैं टाइम पास के लिए, तो टाइम पास करना मेरा उद्देश्य नहीं है। अदरवाइज वो ऑर्डनरी सेट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेट, दुनिया भर की कलाकारियाँ यहाँ पे की जा सकती हैं। कुछ सेट ऐसे होते हैं जो अपने आप के एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये बस मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट राइट इट, जस्ट इसको सुन लेना और ध्यान में ऐसे ही रखना, है ना, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ सेट ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने आप के एलिमेंट भी हों, ऐसे सेट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेट्स बोला जाता है।
और वो सेट्स जो अपने आप के कभी एलिमेंट ना बन सके उन सेट्स को ऑर्डिनरी सेट बोला जाता है। आपको कैच करने वाली बात ये मैं बता दूं कि वी विल बी ओनली डिस्कसिंग ऑर्डिनरी सेट्स, मतलब हम केवल ऐसे ही सेट्स की बात करेंगे जो अपने आप के एलिमेंट ना हो सके। ठीक है, हमारे पूरे ग्रुप थ्योरी में, पूरे क्या नाम है, लीनियर अलजेब्रा में, पूरे रियल एनालिसिस में, व्हेनेवर वी आर डिफाइनिंग सेट्स वी आर कंसिडरिंग टू बी दोज सेट्स विच कैन नॉट बी देयर एलिमेंट्स। ठीक है। जनार्दन जी, आपका कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उसका उपाय मेरे पास नहीं है कि वो कैसे 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 अलग अलग होगा। ठीक है। हाँ, वो रसेल्स पैराडॉक्स और वो सारी चीज़ें, वो खूब मतलब सुनने में मज़ा आता है, पर वो किसी काम की नहीं है। ठीक है ना। रसेल्स पैराडॉक्स है कि भाई, अगर एक गांव है, उसमें एक नाई है जो सबके बाल काटता है, लेकिन केवल उन्हीं के बाल काटता है जो अपने बाल नहीं काट सकते, मतलब जो अपने बाल नहीं काटते, तो क्या वो अपना बाल काटेगा? ये है रसेल्स पैराडॉक्स। अब देखा, जैसे ही मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने टॉपिक छेड़ता ही नहीं हूँ। चित्रदीप कह रहे हैं कि सर एक एग्जाम्पल बता दीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट का। सपना कह रहे हैं कि क्या स्टूडेंट आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का एग्जाम दे सकते हैं क्या? कौन से स्टूडेंट? बीए स्टूडेंट्स क्यों नहीं दे सकते हैं? मैथमेटिक्स में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना। मैथमेटिक्स में डिग्री होनी चाहिए, बी वाले क्यों नहीं दे सकते हैं भाई? बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स भी कहीं ना कहीं होगा। इवन बीटेक वाले दे सकते हैं। ठीक है ना। बीटेक वाले कौन सा बीएससी मैथमेटिक्स है, बीटेक वाले दे सकते हैं, तो बीए वाले क्यों नहीं दे सकते हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स, अब उनका एग्जाम्पल एक बता ही देने, तो उनको लगेगा कि पता नहीं सर ने क्यों टाल दिया मेरी बात। जैसे मैं एक सेट बनाऊं एग्जाम्पल के लिए, ये रसेल ने एक सेट बनाया था। रसेल जो है बहुत काम इस पे कर रहे थे, फिर उनको पता चला है सब बकवास है, बहुत सारी चीज़ें इस पे और लगानी पड़ेंगी कंडीशन, तब जा करके सेट थ्योरी सुधरेगी। ठीक है। अब उन डिटेल्स में जाने का कोई विशेष महत्व नहीं है, आप अभी बच्चे हो, उसमें घुसूंगा तो और दिक्कत हो जाएगी आपको फिर, ये पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर। अभी इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मैं एक सेट बना रहा हूँ एक्स। एक्स में मैं वो सेट ले रहा हूँ ए सच दैट ए हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट। मतलब एक कलेक्शन है मेरे पास एक्स, जिसमें वो सेट लिए जा रहे हैं। मतलब इसके पास दो दो कंडीशन है, पहला कि ए इज सेट, और दूसरा ए हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट। तो ये सेट अपने आप का एलिमेंट बन जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें कह रहे हो कि कम से कम एक एलिमेंट वाले सेट लेने हैं, तो इसमें आपका सिंगल्टन ए भी आ जाएगा, है ना। इसमें आपका सिंगल्टन बी भी आ जाएगा, सिंगल्टन मतलब ए कॉमा बी भी आ जाएगा, सिंगल्टन नहीं, दो एलिमेंट, ए कॉमा बी कॉमा सी भी आ जाएगा, एंड ऐसे बहुत सारे आएंगे, ए वन टू थ्री फोर, मतलब लिखते रहो, सब लिखते रहो, सब लिख डालो। कोई भी ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है या एक से ज़्यादा एलिमेंट है, वो इसका एलिमेंट है। तो ये एक्स जो सेट बना, उसमें भी तो कम से कम एक एलिमेंट आ गया ना, इनफैक्ट ज़्यादा ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये एक्स भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो ये एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ एक्स हैज़ टू बी एन एलिमेंट ऑफ एक्स। ऐसे सेट हो सकते हैं जो अपने आप के एलिमेंट भी हों, है ना। ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट्स। ठीक है। ऐसे सेट्स को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेट्स। और जो सेट अपने आप के एलिमेंट नहीं हो सकते उनको बोलते हैं ऑर्डिनरी सेट्स। ठीक है। और फिर एक रिजल्ट है रसेल्स पैराडॉक्स, जिसको कहते हो तुम, रिजल्ट नहीं, रसेल्स पैराडॉक्स है कि देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स। देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, मतलब ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें दुनिया के सारे सेट आ जाएं, जहां सेट का मतलब ऑर्डिनरी सेट से है। ठीक है। ऐसे सेट जो अपने आप के एलिमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई सेट नहीं होता है। देयर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं इस पे आ रहा हूँ वापस। ऑपरेशन ऑन सेट्स पे आ रहा हूँ। सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन। काम की बातें सीखो, ठीक है ना। विद्वान तो बनी जाओगे एक दिन, आईआईटी में पहुंचोगे, खूब पढ़ाई करोगे, खूब रिसर्च पेपर लिखोगे, खूब विद्वान बन जाओगे, है ना। अभी मकसद होना चाहिए कि आपका जो है ज्ञानवर्धन तो हो ही, लेकिन अनावश्यक ज्ञानवर्धन ना हो, वही ज्ञानवर्धन हो जिससे आपके एग्जाम में भी मदद मिले। ठीक है।
सर पावर सेट ऑफ एक्स में आते हैं एक्स बिलोंग्स टू एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स में, अरे भाई तो पावर सेट ऑफ एक्स में एक्स एलिमेंट है ना, पावर सेट ऑफ एक्स खुद थोड़ी एलिमेंट है। असली आप समझ रहे हो मेरा मैं क्या कह रहा हूं? पावर सेट ऑफ एक्स में पावर सेट ऑफ एक्स का एक्स एलिमेंट होता है, पावर सेट ऑफ एक्स का पावर सेट ऑफ एक्स एलिमेंट नहीं होता है। आई बात समझ में ना? क्लियर है कि नहीं? अरे भाई अगर मैं एक्स लिख रहा हूं ए कॉमा बी, इसका तुम पावर सेट बनाओगे, अभी मैंने पावर सेट बताया नहीं हालांकि, इसका पावर सेट बनाओगे तो उसमें पावर सेट ऑफ एक्स थोड़ी आएगा, कहीं पे उसमें एक्स आएगा एक जगह पे ए कॉमा बी। तो पावर सेट ऑफ एक्स अपने आप का एलिमेंट नहीं है, एक्स पावर सेट का एलिमेंट है एक। ठीक है? अरे पढ़ाऊंगा भाई, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो भाई। मतलब ये कमेंट्स इतने, मतलब ये अननेसेसरी कमेंट्स, ये पढ़ाएंगे नहीं क्या, वो पढ़ाएंगे नहीं क्या, ऐसा पढ़ाएंगे नहीं क्या, वैसा पढ़ाएंगे नहीं क्या, सर ये पहले क्यों नहीं कराते, सर वो पहले क्यों नहीं कराते, सर ये कब कराओगे, सर वो कब कराओगे। प्लीज डोंट गो इन टू ऑल दीज थिंग्स। हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे पढ़ाने दो। मुझे पता है कौन सी चीज़ कब करानी है, कैसे करानी है। ठीक है? और यस कह रहे हैं ये टॉपिक छोड़ दीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये टॉपिक मैं कराऊंगा, क्योंकि वैसे भी बच्चे हैं जिनको ये नहीं याद होगा, नहीं ध्यान होगा, उनके लिए करा रहा हूँ। इसीलिए मैंने 4 क्लासेस स्पेशली सेट थ्योरी के लिए रखी हैं, फंक्शन सेट रिलेशन के लिए। वो जरूरी है, जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये आप नहीं करोगे तो फिर आपको ग्रुप थ्योरी में समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप जो है क्या नाम है सेट ऑपरेशंस वगैरह यूज़ करेंगे तो। ठीक है ना? यूनियन क्या होता है? मान लीजिए ए और बी कोई भी दो सेट हैं। ठीक है? तो ए यूनियन बी ये रिप्रेजेंट करते हैं हम। इसमें वो एक्स आते हैं जो ए में हो या फिर बी में हो, वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में हो या फिर बी में हो। समझ रहे हो? टॉपिक नहीं छोड़ सकता, मैं बहुत क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ इसीलिए। तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो या फिर बी में हो, मतलब ये पूरा हो जाएगा। ये है ए यूनियन बी। ए वाले एलिमेंट भी सारे लेने हैं, बी वाले एलिमेंट भी सारे लेने हैं, ये पूरा कलेक्शन कहलाता है ए यूनियन। मैं इसे रंगता ही रहूंगा, रात हो जाएगी सुबह हो जाएगी, पूरा नहीं रंगा जाएगा, ये कहीं ना कहीं खाली जगह दिखती रहेगी। अंतरा अणुक स्थान है ना, प्राइमरी में सिखाते थे। चलो, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ये पूरा। ठीक है? ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट का संगम। मतलब बेसिकली आपको ये समझना है, दैट इज आपको समझने वाली बात ये है, दैट इज एक्स ए यूनियन बी में कब आएगा, कोई भी एलिमेंट यूनियन में कब आता है ये जानना बहुत जरूरी है। एक्स ए यूनियन बी में तभी और तभी आएगा जब एक्स ए में हो या फिर एक्स बी में हो। ठीक है? कोई भी एलिमेंट दो सेट के यूनियन में कब आएगा, जब या तो वो पहले वाले में हो या फिर वो दूसरे वाले में हो। और कब नहीं आएगा, एक्स ए यूनियन बी में कब नहीं आएगा, ये तब नहीं आएगा जब ना तो एक्स ए में हो और ना ही एक्स बी में हो। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में से किसी में भी हो गया तो फिर यूनियन में आ जाएगा। तो यूनियन में अगर आपको मना करना है आने से, तो आप ये इंश्योर कर लो ना तो वो पहले वाले में हो ना तो वो दूसरे वाले में हो। क्या ये आपको समझ में आया? बोलिए। ठीक है ना? यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में से किसी एक में हो। अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो ए में होना चाहिए या फिर बी में होना चाहिए।
इसका मतलब हुआ कि अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं होना चाहता तो एंश्योर कर लो कि ना तो वो ए में होना चाहिए ना तो बी में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो ए मेरा सेट होता, उसमें एलिमेंट होते 1 2 3 4। ठीक है, मान लो बी सेट होता, उसमें एलिमेंट होता A B 1 2। जब मैं ए यूनियन बी बनाता तो मुझे क्या करने हैं, वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में हो या बी में हो। तो जैसे 1 A में है तो आ गया, 2 A में है तो आ गया, 3 A में है तो आ गया, 4 A में है तो आ गया। बी वाले में ए है तो आ गया, बी है तो आ गया, 1 है तो वो भी आ जाता, लेकिन 1 एक बार लिख चुके हो और सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, डिस्टिंक्ट कलेक्शन लेते हैं एलिमेंट्स का, तो 1 दोबारा नहीं लिखेंगे। और ऐसे ही 2 भी आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी आपका ये हो गया। ठीक है, अब अगर मैं देखूं इसमें तो ए यूनियन बी में तो सारे ए और बी के एलिमेंट आ गए हैं ना। अब कोई एलिमेंट जैसे मैं लिखूं 4 ए यूनियन बी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 ना तो ए में है, अच्छा 4 है क्या, 4 है, सॉरी 5 लिख लो। 5 ए यूनियन बी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 ना तो ए में है ना तो बी में है। 5 ना तो ए में है और 5 बी में भी नहीं है। तो जो दोनों में नहीं है बस वही यूनियन में नहीं आएंगे। जो दोनों में से किसी एक में है वो पक्का यूनियन में आ जाएंगे। 4 यूनियन में आ जाएगा। 4 बिलोंग करता है यूनियन में। क्यों? क्योंकि 4 ए में है। ए बिलोंग करता है ए यूनियन बी में। क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि ए बी में है। तो जो किसी भी एक में है वो पक्का यूनियन में होगा। यूनियन में केवल वही नहीं होंगे जो दोनों में ना हो। क्लियर है? एंड ही होगा बेटा, वहां एंड, वहां एंड होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर आप और लिख दोगे इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हो सकता है ए में ना हो लेकिन बी में हो सकता है। तो किसी भी एक में अगर हो गया तब तो यूनियन में आ जाएगा ना। मैं ऐसे समझो, कैसे समझाऊं मैं आपको, एक एग्जांपल समझो कि जैसे उत्तर प्रदेश लिया मैंने और राजस्थान लिया, 2 प्रदेश। कोई इंसान, मैं कब बोलूंगा कि ना तो वो उत्तर प्रदेश में है ना तो वो राजस्थान में है, मतलब यूनियन में कब नहीं होगा वो, ऐसे समझो। उत्तर प्रदेश का यूनियन राजस्थान के साथ ले लिया तो मैं कब बोलूंगा कि कोई इंसान जो है, कोई एक बंदा है जो इन दोनों प्रदेशों में नहीं, दोनों प्रदेशों के यूनियन में नहीं है, कब बोलूंगा? जब वो यूपी में भी ना हो एंड राजस्थान में भी ना हो, तभी तो बोलोगे कि दोनों के यूनियन में नहीं है ना। अगर आप ये कहते हैं कि वो यूपी में नहीं है पर राजस्थान में हो सकता है कि हो, तो अगर राजस्थान में हो गया तब तो आ गया यूनियन में। या ऐसे अगर यूपी में हो गया तो आ गया यूनियन में। तो जो दोनों में से किसी भी एक में हो गए वो यूनियन में आ गए। तो यूनियन में वही नहीं आते जो दोनों में ही ना हो, ना पहले वाले में ना दूसरे वाले में। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? तो यूनियन में वही है जो दोनों में ही ना आते हो। ऐसी नेक्स्ट है आपका इंटरसेक्शन। यहां से आपको बस ये समझना है कि इंटरसेक्शन यूनियन में कैसे एलिमेंट लिए जाते हैं। इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं इसको। इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं? वो एलिमेंट आते हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों, एंड, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखूं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तभी और तभी संभव है इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना है कि x नहीं है ए इंटरसेक्शन बी में, तो अगर मुझे कहना है कि x नहीं है ए इंटरसेक्शन बी में, तो लॉजिकली सोचो कि कौन से एलिमेंट होंगे जो इंटरसेक्शन में नहीं होंगे। तो ये देख लो ना, इंटरसेक्शन में आने के लिए क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों में होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन में कौन से नहीं आएंगे? जो ए में ना हो या फिर बी में ना हो। दोनों में ना हो जरूरी नहीं है, किसी एक में ना हो, है ना। और दोनों में भी अगर नहीं है तो ऑब्वियसली फिर
एक में भी तो नहीं है ना। अगर ए और बी दोनों में ही नहीं है तब भी ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है ना। आई बात समझ में कि नहीं। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है। क्योंकि दोनों में होता अगर तो इंटरसेक्शन में आ जाता। तो इंटरसेक्शन में नहीं है अगर तो या तो एक में ए में नहीं है या फिर बी में नहीं है। ठीक है ना। हाँ भाई नोट्स फिर से बनाओ। ठीक है। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कब यूनियन लेना है कब इंटरसेक्शन लेना है। इनइक्वलिटी के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इनइक्वलिटी के कौन से क्वेश्चन सॉल्व करते हो भाई। मेरा बस मकसद मैंने आपको बता दिया ना। मेरा मकसद केवल इतना है आपको ये पता होना चाहिए यूनियन क्या होता है। आपको पता होना चाहिए किसी एलिमेंट का यूनियन में आने से क्या मतलब है नहीं आने से क्या मतलब है। ऐसे ही इंटरसेक्शन क्या होता है। किसी एलिमेंट का इंटरसेक्शन में आने से क्या मतलब है इंटरसेक्शन में नहीं आने से क्या मतलब है ना। ये बस आपको पता होनी चाहिए चीज़ें अपना काम इससे बन जाएगा। अब ऐसा नहीं तुमको पूरा ग्रुप थ्योरी में सेट थ्योरी नहीं पढ़नी है ना। बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम सेट थ्योरी में तो विद्वान हो जाओ और बाकी कुछ समझ में ना आए। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन पॉइंट्स को अच्छे से समझो। उनमें कोई दिक्कत हो तो समझो मतलब बताओ मुझे मैं समझाऊंगा। और उसके इधर उधर ज़्यादा परेशान मत हो कि वो हो गया तो वो ये हो गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये अगर आपका सेट ए है ये बी है तो ये ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में आने के लिए दोनों में आना पड़ेगा और इंटरसेक्शन में अगर नहीं आना है तो किसी एक में ना आए तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स है ना। तो डिफरेंस कैसे लिखते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी में वो एलिमेंट आते हैं एक्स सच दैट एक्स ए में है परंतु या एंड भी लिख सकते हो और एक्स बी में नहीं है। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। अब इंटरसेक्शन का एग्जांपल तो तुम कुछ भी बना लो यार अपने से एग्जांपल मत पूछना इसका। क्योंकि देखो एग्जाम्पल तो कुछ भी बना डालो 1 2 3 4 है ना। और बी मान लो आपका है 2 4 ए बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 2 और 4। और कुछ कॉमन है ही नहीं है ना जो दोनों में हो। 1 देखा हमने दोनों में नहीं था 2 देखा दोनों में है तो 2 आ गया फिर 3 देखा दोनों में नहीं है तो नहीं आया 4 देखा दोनों में है तो आ गया। तो जो दोनों में है वही आएंगे बस। ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। मान लो ए में एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5 और मान लो बी में एलिमेंट है आपके 4 5 6। तो जब ए माइनस बी करोगे तो ए के वो एलिमेंट लेने हैं बस जो बी में ना हो। जैसे 1 है वो बी में नहीं है तो 1 आ जाएगा इसमें। 2 है 2 बी में नहीं है तो 2 भी आ जाएगा। 3 है ए में 3 बी में नहीं है तो 3 भी आ जाएगा। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 इसमें है। 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 इसमें है। ठीक है। तो ये है आपके पास। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको लिखा देता हूँ। डिफरेंस का अगर पिक्चर बनाना हो डिफरेंस का पिक्चर भी बना लेते हैं। ए माइनस बी से तात्पर्य है ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। मतलब ए में से बी वाले गायब कर देने हैं। तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है। ये जो ग्रीन कलर वाला है मतलब इसमें बी वाला हिस्सा मैंने जो था वो हटा दिया।
ये आपका ए था, ये बी था, और ये जो हिस्सा है ये है ए माइनस बी। ठीक है, आई बात समझ में? 6 है क्या? 6 ए में नहीं है ना? 6 ए में नहीं है ना, तो 6 A-B में नहीं आएगा। A-B में आने के लिए पहली शर्त है कि वो ए में होना चाहिए। ए में क्या 6 है? नहीं है, तो 6 इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना? 1 2 3 है ए में, जो कि बी में नहीं है, तो वो आ गए। 4 5 जो हैं वो ए में थे लेकिन बी में भी आ गए, तो जो बी में आ गए ए के एलिमेंट वो नहीं लेने हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, बस ये इसीलिए क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ, इस पर बहुत समय नहीं बिताऊंगा मैं, बट रिवाइज करना भी जरूरी है क्योंकि अब आप भूल गए होंगे। ठीक है, क्या गए होंगे? भूल। चलिए अब आगे बात करते हैं सबसेट। सबसेट का क्या मतलब है, देखना ध्यान से। और एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसेट से पहले एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट क्या होता है? अ कलेक्शन विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट्स इन इट। ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। और ये नोट वर्दी चीज़ है कि एम्प्टी सेट को डिनोट किससे करते हैं? एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं? पाई, या फिर ऐसे करली ब्रैकेट्स बना देते हैं और अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। तो दीज आर नोटेशंस फॉर एम्प्टी सेट। ठीक है। हम्म। अ कलेक्शन विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट्स इन इट, ऐसा कलेक्शन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, जिसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ये प्राइमरी वाली चीज़ है, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है ना? इसमें कुछ संदेह हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसेट ऑफ अ सेट, सबसेट का क्या मतलब है? मान लीजिए ए और बी कोई भी दो सेट हैं। ठीक है ना? देन वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी if every element of A is an element of B। ठीक है, if every element of A is an element of B। तो अगर A और B कोई भी दो सेट हैं तो हम कहेंगे कि A is a subset of B if every element of A is an element of B, and we write, ऐसे लिखेंगे A उसके बाद उल्टा U, है ना? उल्टा U, उसके बाद नीचे ये सिंबल और उसके बाद B। ठीक है, मतलब एक लाइन खींच दी, उल्टा यू, उल्टा यू नहीं, हॉरिजॉन्टल यू बोलो। उल्टा यू क्या होता है? उल्टा यू तो ऐसे होगा ना, हॉरिजॉन्टल यू। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यू के बाद एक लाइन और नीचे ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन उसके नीचे लगा दो। ये नोटेशन है ये बोलने के लिए कि ए बी का सबसेट है। अगर ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट है तो मैं बोलूंगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब एक ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आप कह रहे हो कि अगर ए का हर एलिमेंट बी में है तो कहा जाएगा कि ए बी का सबसेट है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ध्यान सुनना, आपने क्या बोला, इधर देखना, ध्यान सुनना। आपने कहा ए इज सबसेट ऑफ बी कब लिखोगे? ए इज सबसेट ऑफ बी कब लिखोगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इस चीज को कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे समझो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, इफ ऐसे कैसे बोले इसको, हाँ, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। कैसे?
और if there is no element in A which is not an element of B। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? ए बी का अगर सबसेट मुझे कहना है तो डेफिनेशन कहती है कि ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, बट इसी बात को ऐसे भी समझा जा सकता है, अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो ए में जो बी में ना हो, है ना? अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो बी में जो ए में जो बी में ना हो, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ए का हर एलिमेंट बी में है। समझ रहे हो? इसका हर एलिमेंट क्या है? वो ए में है। मतलब ऐसे मैं बोलूं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो यूपी में हो पर इंडिया में ना हो। इसका मतलब यही तो हुआ कि यूपी का हर इंसान इंडिया में है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं कह रहा हूं कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? मैं यही तो कह रहा हूं कि ए का हर एलिमेंट बी में है। ठीक है ना? इनमें कह रहे हैं कि एम्प्टी सेट इज वेल डिफाइंड बिकॉज देर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सक्लूडिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। हाँ ठीक है, क्या हुआ? एम्प्टी कलेक्शन बोल तो दिया, कलेक्शन एम्प्टी है तो वेल डिफाइंड हो, बता रहा है चीख चीख के कि मैं एम्प्टी हूं, मैं कलेक्शन एम्प्टी हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है ना? तो वेल डिफाइंड है वो। ठीक है, तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये कहना कि ए बी का सबसेट है, अगर डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो ये भी डेफिनेशन है कि अगर आप ये देख सको कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जो बी में ना आ रहे हो, है ना, तब भी आप कह दोगे कि ए बी का सबसेट है। मतलब एक ही चीज को दूसरे तरीके से लिखा गया है। इसी चीज का यहाँ कॉन्ट्रापोजिटिव लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो लिखा है उसी का कॉन्ट्रापोजिटिव यहाँ पे लिखा है। ये कहना कि ए का हर एलिमेंट बी में है, इससे मैं ये कहना कि ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो। अच्छा, ये सिंबल्स आप जानते हो? ये सिंबल्स, कम इंपॉर्टेंट सिंबल्स, सिंबल्स ऐसे जानते तो होगे ही। ये क्या होता है? ये होता है फॉर ऑल। और ये क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। और ऐसे अगर लिख दिया तो, ऐसे लिखा और ऐसे काट दिया तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सिंबल किसके लिए होता है? ये सिंबल होता है इम्प्लाइज दैट। ये सब तुम जानते हो, इम्प्लाइज दैट। ये सिंबल किसके लिए होता है? ये वाला इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, जिसको आपने लिखा है इफ एंड ओनली इफ। तो ये मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। फॉर ऑल का ये सिंबल है, फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, सब पढ़ सकते हो इसको। फॉर ऑल पढ़ो, चाहे फॉर ईच पढ़ो, चाहे फॉर एवरी पढ़ो। ठीक है ना? सब पढ़ सकते हो आप इसको। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, या फिर ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी में ना हो। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? हिमांशु, मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा बेटा, प्रॉप पहले पूरा पढ़ा लेने दो, फिर कुछ छूटेगा तो आप मुझसे पूछना। प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, जब एक बार पढ़ा लूँ पहले, उसके बाद जब कुछ छूटेगा तो मुझसे पूछना। ठीक है ना? लेट मी फिनिश, जस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाने दो पहले, आएंगे उस पर भी। कुछ छूटेगा तो बताना मुझे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, मैंने क्यों बता दिए? क्योंकि मेरी आदत में सुमारे हैं सिंबल बार बार यूज करना, मैं इनको बहुत यूज करता हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होगा अगर ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट हो। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ऐसा कोई एलिमेंट ना हो ए में, इफ एंड ओनली इफ देर इज नो एलिमेंट इन ए सच दैट
सच दैट क्या दैट एलिमेंट इज नॉट इन बी, ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। ये डेफिनेशन भी सबसेट होने की है और ये डेफिनेशन भी सबसेट होने की है। दोनों ही डेफिनेशन ए का बी को सबसेट होना बताते हैं। ठीक है, ए को बी का अगर सबसेट होना है तो या तो आप ये कहो कि ए का हर एलिमेंट बी में है, और या तो आप ये कहो कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। ठीक है, ठीक है भाई, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ये सब याद रखना जरूरी है ये। दो सेट इक्वल कब होते हैं? दो सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ ए इज a subset of b and b is a subset of a। अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो हम बोलते हैं ए और बी इक्वल हैं। क्या है? ए और बी इक्वल हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? और अगर ए और बी इक्वल हैं, इफ ए एंड बी आर इक्वल, बी राइट, ऐसे लिखते हैं। कैसे? ए बराबर बी। बराबर होने को बराबर होने से ही डिनोट करते हैं। मतलब अगर बराबर सेट है तो हम लिखेंगे ए बराबर बी, लेकिन ए बराबर बी कब लिखेंगे? जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। समझ रहे हो ना? हिमानी कह रही है लिखने का टाइम दो। अच्छा, कहाँ से लिखना है बेटा बता दो, मैं दे दूंगा टाइम। कहाँ से लिखना है बताओ? कहाँ से? सबसेट से लिखना है? एक तो आप और मेरे बीच में लैग है थोड़ा ना टाइम का, तो मुझे पता नहीं चलता है। एक बार बता दो यहीं से लिखना है, मैं आगे से खिसका दूंगा स्लाइड। ठीक है बेटा, लिखो। पर मैं थोड़ा अंदाज से आगे स्लाइड बढ़ा दूंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि फिर आप जब मुझे मैसेज करोगे ना कि हाँ सर हमने लिख लिया, तो बहुत समय लग जाएगा। मतलब हमारे पास वो मैसेज आने में बहुत समय लग जाएगा ना, इतना मतलब तुरंत तुरंत मैसेज नहीं आता। देवोजीत कह रहे हैं कि सर डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट, अगर ए बी का सबसेट हो और ए बी के बराबर ना हो तो हम बोलते हैं ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है? अगर ए बी का सबसेट हो लेकिन ए बी के बराबर ना हो, जैसे मैं एक सेट ए लिखूं उसमें लिख दूं 1 2 3, और एक सेट में बी लूं उसमें लिख दूं 1 2 3 ए बी, तो जो कैपिटल ए सेट है वो कैपिटल बी सेट का हो गया सबसेट, क्योंकि भाई 1 2 3 उसमें भी हैं उसमें भी हैं, लेकिन बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, है ना? तो जो ए है वो बी का सबसेट तो हुआ लेकिन बराबर नहीं है, तो हम बोलते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है? मतलब ऐसा सबसेट जो बराबर ना हो पूरे सेट के। ठीक है, आगे। ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, या यूं कहें इफ देर इज नो एलिमेंट इन ए विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। एग्जाम्पल के लिए आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे ए बराबर अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4, और मान लो मैं बी लिख देता हूँ 1 4 3 7 2 8, तो आप देख सकते हैं कि 1 इसमें है, 2 इसमें है ना? 2 इसमें है, ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 3, ये रहा 4। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, का मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यार बात तो सही कह रहे हो यार, ये मेरे दिमाग में आइडियाज़ क्यों नहीं आते? क्लास पीछे करके भी तो लिख सकते हो। सही कह रहे हो, थोड़ा पीछे करके रखा करो ताकि तुम लिखते भी जाओ
और मैं पढ़ाता भी जाऊँ। सही कहा है तुमने, अच्छा अच्छा, मतलब चीज़ बता दिया तुमने आज कि भाई ऐसे लाइव में मतलब वही है कि समय ज़्यादा लगेगा, कुछ लिखना नहीं चाहते हैं, ऐसे भी तो हैं, सब थोड़ी लिख रहे होंगे। तो ऐसा कर लिया करो बेटा, आप थोड़ा सा पीछे कर लिया करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी रफ्तार से देखोगे, बस आप लिख भी पाओगे, है ना। रफ्तार तो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स, अगर ए बी का सबसेट हो जाए और बी ए का सबसेट हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो मैं लिखूंगा ए बराबर बी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक सेट लूँ ए, उसमें एलिमेंट मान लो मैं लिख दूँ 1 2 3 4, और मान लो मैं बी एक सेट लेता हूँ, इसमें लिख दूँ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो बी में क्या एलिमेंट आएंगे, वो नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हों। कौन से होते हैं वो, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं ए का हर एलिमेंट बी में है, बी का हर एलिमेंट ए में है, मतलब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इसलिए आप कह पाओगे कि ए बराबर बी है। ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट इफ ए इज नॉट इक्वल टू, ऐसे समझना, ए इज नॉट इक्वल टू बी कब बोलेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी कब बोलेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी तब बोलेंगे या तो ए बी का सबसेट ना हो, आइदर ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ। अगर ए बी का सबसेट ना हो या फिर बी ए का सबसेट ना हो, कोई भी एक दूसरे का सबसेट ना हो, तो हम बोल देंगे कि वो बराबर नहीं है। ठीक है। अब देखिएगा प्रॉपर सबसेट क्या होता है, बहुत बहस चल रही है इस पे। प्रॉपर से पता नहीं क्या है, बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। प्रॉपर सबसेट का मतलब समझना, ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, पहला, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और दूसरा ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या है भाई, अगर आप कह रहे हो कि ए नॉट इक्वल टू बी है, मतलब या तो कोई ए का एलिमेंट बी में नहीं होगा या फिर बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं हो रहा होगा, तभी तो बराबर नहीं है। अगर ए का हर एलिमेंट बी में आ गया और बी का हर एलिमेंट ए में आ गया, तब तो बराबर हो ही जाएंगे। तो ऐसा समझो, ऐसा सेट ए और बी कि ए बी का सबसेट हो पर ए बी के बराबर ना हो, हम कहते हैं कि वो प्रॉपर सबसेट है। और हम लिखते ऐसे हैं, अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो हम ऐसे लिखते हैं, ए लिखते हैं यहाँ पे, फिर ये सिंबल लगाते हैं, और कुछ जगह बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरा लिखना थोड़ा अलग है, और मैं अपने नोटेशन में हमेशा ये यूज करता हूँ, ऐसे। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि ए बी का सबसेट है पर बराबर नहीं है ए बी के। तो अगर ए बी का सबसेट हो बट ए बी के बराबर ना हो, तो हम कहते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। बराबर ना हो तो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। सबसेट होना चाहिए, पहली कंडीशन है सबसेट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लो मैं एक ए लिख दूं 1 2 3 4 भी चलो ले लूं, और मान लो मैं बी लिख देता हूं 1 A 2 4 3 B C D, है ना। अब तुम देखो तो ए का हर एलिमेंट तुमको बी में दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं, ए का हर एलिमेंट बी में कहीं ना कहीं है। तो ए बी का सबसेट है, दैट इज फॉर श्योर, बट बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई एक एलिमेंट क्या, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो बी के हैं ए में नहीं है, जैसे बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ए नहीं है ना। क्योंकि देर एग्जिस्ट दीज एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट, ए बी सी डी जो बी में है, परंतु ये जो एलिमेंट है ए बी सी डी, ये ए में नहीं है। तो अगर बी का एक भी एलिमेंट दिख गया जो ए में नहीं है, तो मतलब बी ए का सबसेट नहीं है।
तो ए तो बी का सबसेट है, पर बी ए का सबसेट नहीं है, मतलब ए बी के बराबर नहीं है। तो ए बी का सबसेट है, पर ए बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है ना, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुआ बेटा? जिसका कंफ्यूजन था कि ऐसे तो सारे सबसेट्स ही प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वही सबसेट प्रॉपर सबसेट होंगे जो बी के बराबर ना हो। तो आप ये कह सकते हो कि बी को छोड़ करके उसके सारे सबसेट प्रॉपर सबसेट होते हैं। किसी सेट बी को छोड़ दो, उसके अलावा जो उसके जो भी सबसेट होंगे वो सबके सब प्रॉपर सबसेट होते हैं। आई बात समझ में? वही सेट अगर आपको बी गिवन है, उसको बस छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी उसके सबसेट्स होंगे सबके सब क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट। तो व्हाट आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट ए? दीज आर दोज सबसेट्स ऑफ ए विच आर नॉट ए देमसेल्व्स, जो ए के बराबर खुद नहीं है बट सबसेट हैं ए के। ठीक है, ये का प्रश्न है, सर नेचुरल नंबर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अभी इस प्रश्न का क्या मतलब औचित्य है बेटा, ये बताओ मुझे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है बेटा। इनफैक्ट जो भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सिमिलर होता है वो भी काउंटेबल होता है। रैशनल नंबर भी काउंटेबल होता है, इंटीजर भी काउंटेबल होता है। ठीक है, इवन इंटीजर भी काउंटेबल होते हैं। हर एक फाइनाइट सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, मतलब जो नेचुरल नंबर के बराबर एलिमेंट रखता है वो काउंटेबल होता है। पर इस पे क्या है डिस्कशन में, अभी फिलहाल इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना, आई बात समझ में? ये क्लियर है, समझ में आया? अभी मैंने आपको केवल यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सबसेट, प्रॉपर सबसेट ये क्लियर करा है। अब इससे आगे आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पावर सेट में नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट कराऊंगा। आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूं। कल पुनः मुलाकात होगी तो मैं आप लोगों को प्रॉपर पावर सेट बताऊंगा। ठीक है, प्लीज रिवाइज करके आइएगा। पहले 15 मिनट आपके अगर आज के टॉपिक में कुछ भी क्वेश्चन होगा तो वो हम लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, प्लीज पढ़ के आइएगा। अमन सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है। अनकंफर्टेबल क्या होता है? ये भी अच्छा डेफिनेशन है? डीपीपी नहीं है क्या? डीपीपी में जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो ट्राई करो। ठीक है, ये नया डेफिनेशन दिया है अमन ने, चलो हम डिफाइन कर देंगे। कंफर्टेबल सेट एंड अनकंफर्टेबल सेट है ना, डिफाइन करेंगे, कुछ बनाते हैं अच्छा, है ना, नया। चलो ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।